नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बदला ज़माना। आइए चलिए सुनते हैं कहानी। रवि और विशाखा की शादी 1 महीने पहले ही हुई थी। घर के सारे मेहमान चले गए थे। अब अम्मा दिन भर फैले हुए घर को समेटने में लगी रहती। रवि ने कई बार कहा, अम्मा विशाखा को खाना बनाने दिया करो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम वो तुम्हारी मदद तो कर ही देगी। पर अम्मा तो कहती, अभी 1.25 महीना भी नहीं हुआ है शादी को, दुनिया क्या कहेगी। बहू के हाथ की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी और उसे चूल्हे में झोंक दिया। तुम लोग तो नए ज़माने के बच्चे हो, कुछ भी कहते करते हो, पर दुनियादारी तो हमें ही देखनी समझनी पड़ती है। विशाखा माँ बेटे के बीच दर्शक की तरह ताकती रहती थी। अम्मा, अम्मा। क्या है रवि? अम्मा सब्जी झोंकने में व्यस्त थी। अम्मा, बाहर राजू चाचा आए हैं। अरे राजू भाई साहब। राजू चाचा मेरे बाबूजी के बचपन के दोस्त थे, सुख दुख अमीरी गरीबी के साथी। पहले तो बगल वाले घर में रहते थे। राजू चाचा पड़ोसी कम और रिश्तेदार ज़्यादा थे। आज के ज़माने में तो रिश्तेदार भी इतना नहीं सोचते जितना कि ये दोनों परिवार एक दूसरे के बारे में सोचा करते थे। पर समय ने करवट बदली और राजू चाचा को ये मोहल्ला छोड़कर दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ा। अम्मा चलोगी भी कि बस यहीं खड़े खड़े मुस्कुराती रहोगी? रवि ने अम्मा का कंधा हिलाया। रवि बेटा, ज़रा दौड़कर नुक्कड़ से गुलाब जामुन लिया। तुम्हारे चाचा को हरिया की दुकान के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। रवि अम्मा की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। सुन बहू विशाखा, अंदर जा और अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर आ। ये चाचा तुमसे मिले बिना नहीं जाएंगे। ज़रा सिर पर पल्ला कायदे से रखना, थोड़े पुराने विचार के हैं। जनेऊ धारण करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, जल्दी किसी के यहाँ खाते पीते नहीं। वो तो हमारा घर है, जानते हैं हम कितना साफ सफाई से काम करते हैं। अम्मा के चेहरे पर गर्व का भाव उभर आया। इतना नाराज़ होंगे भाई साहब? साल भर हो गया ऐसे बाप बेटे के बीच फंसी रहती हूँ कि उनके घर नहीं जा पाती। अम्मा बड़बड़ाई जा रही थी। प्रणाम भाई साहब, बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। प्रणाम। हाँ बस ऐसे ही राजू चाचा, मतलब हम सबके राजू चाचा, दोहरे बदन के, दूध की तरह सफ़ेद कुर्ता धोती, माथे पर चंदन का टीका, गर्दन के पास से जनेऊ झांक रहा था। रवि बचपन से उन्हें ऐसे ही देखता रहा था। मजाल था कि कुर्ते पर एक सिलवट मिल जाए। और लड्डू कैसे हो? चाचा ने रवि को कहा तो उसकी पत्नी विशाखा के सामने अपना ये नाम सुनकर रवि झेंप गया। अम्मा ने विशाखा को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई मेटल डिटेक्टर से जांच रहा हो। फिर विशाखा को आंखों से इशारा किया। विशाखा चाचा जी के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी, चाचा जी उठकर खड़े हो गए। क्या हुआ भाई साहब, कोई गलती हो गई है क्या बहू से? अरे नहीं भाभी, काहे की गलती? जैसे निशा है वैसे ही विशाखा। ये सब तो लक्ष्मी के अवतार है, इनसे क्या पैर छुआना। अम्मा का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। और घर में सब ठीक ठाक है ना? अम्मा के ठीक ठाक के प्रश्न के पीछे प्रश्न चिन्ह की महक आ रही थी। राजू चाचा का बेटा विशाल चाचा जी और चाची जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की थी उसने। लड़की दूसरे बिरादरी की थी, विशाल के साथ ही नौकरी करती थी। प्यार हुआ और झटपट शादी भी कर ली थी। राजू भाई साहब और भाभी जी ने तो गुस्से के मारे कोई पार्टी भी नहीं करी थी। हाँ भाभी, घर में सब ठीक ठाक है। भाई साहब, चाय तो पियेंगे ना? पूजा पाठ किए बिना चाचा जी कुछ खाते पीते नहीं थे। हाँ, सिर्फ चाय पिलाइए, नाश्ता करके आए हैं हम। अम्मा आश्चर्य से चाचा जी को देख रही थी। इतनी सुबह सुबह? सुधा, उसके तो हमेशा घुटनों में ही दर्द होता रहता है। हो सकता है बहू ने जिम्मेदारियां संभाली हों। अरे भैया, आए हैं तो खाकर ही जाइए। आपकी पसंद के गुलाब जामुन मंगाए हैं। गुलाब जामुन के नाम से चाचा जी का चेहरा खिल उठा। गुलाब जामुन? अरे वही हरिया के हैं क्या? हाँ हाँ भाई साहब, आपकी पसंद के ही मंगवाए हैं। तब तो हम ज़रूर खाएंगे भाभी। ऐसा है ना, निशा बिटिया कहती है खाली पेट गैस बनने लगती है, दवा भी खानी होती है, इसीलिए अब पहले नाश्ता पानी फिर कोई काम दूजा। अम्मा का चेहरा देखने लायक था। रवि मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अम्मा दिन में 4-4 बार चाचा जी और उनके परिवार के बारे में बतियाती रहती थी
कि देखो और सीखो उस मोहल्ले में क्या गए लोगों ने पंडित जी के सारे रीति रिवाज अपना लिए। तुम लोग हो पूजा से मतलब न दान पुण्य से, बिना नहाए धोए गाय भैंस की तरह कचर कचर जब देखो तब मुंह में कुछ न कुछ डाल लेते हो। कितनी बार कहा है बिना नहाए धोए चौकी में मत घुसा करो, लक्ष्मी की हानि होती है। पर कौन समझाए इन बाप बेटे को। अम्मा विशाखा से बुदबुदाए जा रही थी। जानती हो विशाखा, सुधा ने अपनी बहू के लिए कितने सपने देखे थे। भैया से चुरा चुरा कर बड़े बड़े गहने बनवाए थे कि बहू को शादी में चढ़ाएंगे, पर वो नाच पीटा विशाल अपनी मर्जी की शादी कर बैठा। सुधा के मन में का शौक तो मन में ही रह गया। भाभी, आप लोगों को परसों का न्योता देने आए हैं। बहू और लड्डू को साथ लेकर आना, कम से कम बहू भी हमारा घर देख लेगी। हाँ हाँ भैया, ज़रूर। हम भी कितने दिनों से सोच ही रहे थे आपके घर आने के लिए, पर काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। हम ज़रूर आएंगे। राजू चाचा हमें निमंत्रित करके चले गए और अम्मा विशाखा के सामने पूरा पिटारा खोलकर बैठ गई। ध्यान रखना बेटा, एक अच्छी सी साड़ी पहनकर चलना और अपने सारे भारी वाले गहने पहनकर चलना। सुधा बहुत ध्यान देती है इन सब चीज़ों पर। जानती नहीं हो तुम उसका स्वभाव। सारे मोहल्ले में रिपोर्ट देगी कि बहू के मायके से कुछ मिला ही नहीं। आंखें नीची करके बैठना, जितना कम हो सके उतना कम बोलना। ये सब औरतें क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, कैमरे की तरह काम करती है। सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती हैं अपने दिमाग में। इसीलिए थोड़ा कोशिश करना कि कोई गलती ना हो तुमसे। उनके चौके में लहसुन प्याज नहीं बनता है तो हो सकता है तुम्हें खाने में स्वाद ना लगे, पर चुपचाप सब खा लेना। एक दिन की ही तो बात है बेटा, हमारी इज्जत रख लेना। विशाखा चुपचाप उनकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया। विशाखा अपनी सासू माँ के कहे अनुसार भारी सी लाल बनारसी साड़ी गहनों से लदी चाचा जी के घर पहुँची थी। सबकी आवाज़ सुनकर चाची जी चौके से बाहर आई। विशाखा ने उनके पैर छुए। चाची जी ने आशीर्वाद का पिटारा खोल दिया। दूधो नहाओ, पूतो फलो, घर भर का नाम रोशन करो। बैठो बैठो बेटा, कितने दिनों बाद आई हो। तुम्हारी सास को फुर्सत ही नहीं। अरे ऐसा क्यों कहती हो सुधा, तुम तो जानती ही हो अकेले प्राणी हैं हम, क्या क्या देखें और कहाँ कहाँ देखें। जी जी, सही कह रही हैं आप। मोहल्ला क्या छूटा, आना जाना भी छूट गया, पर प्रेम वैसा ही है आज भी हमारे बीच। बिटिया, अरे बात ही करती रहोगी या बहू को कुछ खिलाओगी भी। राजू चाचा ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। अरे हाँ हाँ, खिलाते हैं, काहे गला फाड़ रहे हो विशाल के पापा। तभी एक दुबली पतली सी, स्मार्ट और बिंदास सी दिखने वाली लड़की, जिसने जीन्स के ऊपर कुर्ती डाल रखी थी और गले में एक पतली सी सोने की चैन, हाथ में ट्रे लेकर प्रकट हो गई। नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाची जी। अरे नमस्ते से कैसे काम चलेगा निशा, तुम्हारे घर पहली बार आई है चाची जी, पैर तो छुओ। चाची जी ने कहा। OMG, सॉरी सॉरी, मैं भूल गई थी। निशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबके पैर छूने के बाद निशा विशाखा की ओर मुड़ी। वेलकम भाभी, मैं निशा, आपकी देवरानी। निशा ने अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आँखों को घुमाकर कहा। विशाखा उसे आश्चर्य से देखती ही रह गई। आप परेशान मत होइए, वैसे तो आप मुझसे पद में बड़ी है, यानी जेठानी हैं, पर शादी के मामले में मैं आपसे सीनियर हूँ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शरारत थी। एक्चुअली हमारी लव मैरिज हुई है, थोड़ा मेलोड्रामा भी हुआ था। उसने धीरे से कान में खुसफुसाया। सुधा मौसी निशा के आने से थोड़ी सी असहज हो गई। क्या सुधा, अपनी बहू के लिए तुमने इतने सारे गहने गड़वाए थे? ये क्या एकदम मरी सी चैन पहने हुए है? निशा बेटा, तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ पहनने को नहीं दिया क्या? सुधा मौसी का चेहरा उतर गया था, पर निशा ने बड़ी ही बेफिक्री से और चपलता से जवाब दिया। चाची जी, आज के ज़माने में गहने पहनता ही कौन है? हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई चोरी ना कर ले। वैसे भी साड़ी तो मेरे बस की नहीं, और जीन्स और सलवार सूट पर भारी गहने अच्छे नहीं लगते। मैं तो बस ऐसे ही फनकी टाइप के कपड़े पहनती हूँ, और गहने भी।
चाची जी, ये लीजिए गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ी, लहसुन धनिया की चटनी के साथ खाकर देखिए, मैंने बनाई है, मज़ा आ जाएगा। आज तो एक के बाद एक विस्फोट हो रहे थे। अम्मा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। या तो ज़माना आगे बढ़ गया है या फिर वही पीछे रह गई हैं। तभी सुधा चाची जी ने अम्मा के कान में धीरे से फुसफुसाया, जीजी, बहू के पैर तो देखो। क्या हुआ सुधा? जीजी, आपकी बहू की बीच की उंगली बड़ी है। अम्मा कहती थी, जिस लड़की के पैर की उंगलियां बड़ी होती हैं वो अपने पति पर राज करती हैं, राज। जीजी, पहले दिन से ही लगाम कसकर रखना, वरना तुम्हारा बिटवा फुर हो जाएगा। फिर न कहना हमने सचेत नहीं किया। विशाखा चुपचाप उन दोनों की बातों को सुन रही थी। फिलहाल तो उसे उनके बेटे की कमान निशा के हाथों में ही दिख रही थी। वही अम्मा क्यों पीछे रहती हो न अपनी बहू के सामने ये बताना था कि वो कितना भी अपने रूप का जादू अपने पति के ऊपर चला दे और उनका बेटा तो सिर्फ उनका ही है। अरे सुधा, दुनिया का मैं नहीं जानती, पर मेरा बेटा तो गौ है, गौ। मेरी मर्जी के बिना तो वो घर के बाहर कदम भी नहीं रखता। पान बीड़ी सिगरेट तो बहुत दूर की बात है। ज़माने की हवा तो उसे बिल्कुल भी नहीं लगी। विशाखा चुपचाप उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मम्मी जी अपने लल्ला के गुणगान करने से नहीं थक रही थी और उनका लल्ला तो शादी की पहली रात ही उसके सामने ये सब स्वीकार कर चुका था कि वो कभी कभी दोस्तों के साथ पी लेता है, पर आदत नहीं है। पान गुटखे का भी कोई विशेष शौक नहीं है, पर कसम भी नहीं है। विशाखा सास के इस भ्रम को तोड़ना नहीं चाहती थी। तभी एक और बम फूटा। निशा की नज़र अचानक अपनी सास की तरफ गई और वो झुंझला उठी। क्या मम्मी जी, कितनी बार कहा है आपसे कि मैचिंग कपड़े पहना कीजिए। देखिए ना, आप फिर से वही लाल पीली चूड़ियाँ पहनकर खड़ी हो गई हैं। अभी तक सुधा मौसी जी विशाखा की सासू माँ को दिव्य ज्ञान दे रही थी, अब उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। अरे बिटिया, अब हमारी उम्र थोड़ी है ये सब मैचिंग वैचिंग पहनने की। क्या मम्मी, आप भी ना किस ज़माने की बात कर रही हैं। और हाँ, हम जो आपके लिए रात में पहनने के लिए गाउन लाए थे, एक बार भी पहना कि नहीं? क्यों, ऐसे ही अलमारी में पड़ा हुआ है। निशा नॉनस्टॉप बोले ही जा रही थी। विशाखा भाभी, आप ही बताइए, आज के ज़माने में कैसे लोग 5 मीटर की साड़ी लपेट कर सोते हैं। मुझे तो टी शर्ट और कैपरी के बिना नींद भी नहीं आती। अम्मा का चेहरा देखने लायक हो रहा था। रवि की हंसी नहीं रुक रही थी। दिन भर राजू जी के घर की खूबियों का आलाप करने वाली अम्मा सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि विशाखा तो कुछ भी नहीं कहेगी, पर घर पहुंचकर ये बाप बेटे उसका जीना ज़रूर हराम कर देंगे। तभी सुधा ने कहा, जी चलिए, खाना लग गया है, खाना खा लीजिए, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। एक बड़ी सी मेज़ पर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। खाने की खुशबू ने सबकी भूख को और भी बढ़ा दिया था। निशा बेटा, क्या क्या बनाया है तुमने बहू के लिए? राजू चाचा ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा। पापा जी, गोभी मुसल्लम, सोयाबीन के कबाब और मुगलई पराठा। मैंने तो मम्मी जी से कहा था कि चिकन टिक्का भी बना दूं, पर मम्मी जी तैयार नहीं हुई। अम्मा का मुंह पर एक के बाद एक उतार चढ़ाव आ रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। आखिर उन्होंने धीरे से पूछ ही लिया, सुधा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है? जी, डॉक्टर ने बताया है कि विटामिन B12 बहुत कम हो गया है। अच्छा खाना खाने को बोले हैं। तभी निशा ने एक और बम फोड़ा। आंटी जी, डॉक्टर ने कहा मुर्गा ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, पर मम्मी जी तैयार ही नहीं होती। मैं चिकन सूप बहुत शानदार बनाती हूँ, एक बार खा लेंगी तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगी, पर मम्मी जी तैयार नहीं होती। अब अम्मा के लिए वहाँ बैठना और भी मुश्किल होता जा रहा था। उन्होंने जल्दी जल्दी 2-4 निवाले गले के नीचे उतारे और रवि की तरफ इशारा किया। कल ऑफिस भी है ना तुम्हारा, जल्दी करो, पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएंगे। खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। विशाखा ने सभी के पैर छुए और गाड़ी में आकर बैठ गई। रास्ते भर रवि
और उसके पापा ने अम्मा को खूब छेड़ा। पापा कबाब इतने शानदार बने थे कि मज़ा ही आ गया। तब रवि के पापा ने कनखियों से रवि को देखते हुए कहा, गोभी मुसल्लम अगर बताई ना जाए तो एकदम नॉनवेज की तरह लग रही थी। अम्मा, अगली बार निशा के हाथ का चिकन सूप पीने ज़रूर चलेंगे। विशाखा दोनों बाप बेटे की छेड़खानी को अच्छी तरह से समझ रही थी और अम्मा खिसियाई सी चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी और सोच रही थी कि वाकई में ज़माना बदल गया है। दोस्तों, इसीलिए हमें ज़माने के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।